गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का अपना स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 11वीं का जो पहला चैप्टर यानी समूचे था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी उन सारे वीडियो को ध्यान से पढ़े होंगे और उन्हें समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग क्लास 11 का दूसरा चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन। इसके बारे में पढ़ना है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले उसके कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ थ्योरी है, कुछ सिद्धांत है, उसको पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो यदि अभी भी अगर कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो हमारे MS टीम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी इससे रिलेटिव वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम पढ़ते हैं जो रिलेशन होता है उसमें एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। तो उसको समझते हैं ये क्या होता है। जैसे हमने समूचे में पढ़ा था कि समूचे क्या होता है। समूचे में हम किसी वर्ड का जब समूचे लिखते हैं तो उसमें कोई भी अक्षर की पुनरावृत्ति होती थी तो उसे एक बार लिखते थे, या किसी अवयव का स्थान बदल देते हैं तो उस समूचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सेट है, सेट ABC है। अगर इसको हम पुनः लिख देते थे BAC तो इस सेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं माना जाता था, इसको समान समूचे कहा जाता था। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, यदि दो अवयव वाला कोई समूचे है उसमें पहले समूचे का स्थान और समूचे में पहले अवयव का स्थान और दूसरे अवयव का स्थान अगर निर्धारित कर दिया जाए तो उसके क्रम बदला जाएगा, तो वह आपका क्या होगा, उसके अंतर नहीं होगा, आपका जो होगा समुच्चय बराबर नहीं होगा, यानी उसमें अंतर आ जाएंगे। तो बस यही ध्यान देना है। अगर आप इसको चेंज करेंगे कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, जैसे आपको पता है कि 2 1 है तो इसको अगर हम 1 2 लिखें या निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ये आपका गलत है, यानी इसका स्थान बदलने पर इसका मान दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा ये है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो दो अवयवों का वह युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो। क्या किया गया हो, एक निश्चित क्रम। वही बताया कि निश्चित क्रम का मतलब ये होता है कारक निश्चित क्रम में लिखा गया हो वो क्रमित युग्म कहलाता है। जैसे हमने बता दिया कि अगर सेट में लिखा जाए 1 2, अगर हम इसको लिखते हैं 2 1 तो इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में 1 का स्थान यही निर्धारित कर दिया जाए और 2 का स्थान यही निर्धारित किया जाए, तब यह हमारा गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब कोई निश्चित क्रम नहीं है। तो निश्चित क्रम का मतलब ये हुआ कि 1 का स्थान निर्धारित कर दिया जाए और 2 का भी स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो वह आपका निश्चित क्रम है, और उस रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। तो क्रमित युग्म आप जान गए। क्रमित युग्म को संकेत रूप में लिखते हैं x y such that x belong to R, y belong to R। यानी जो x है वो R से संबंधित है तथा y भी किससे संबंधित है, यानी R बोले तो रियल नंबर से संबंधित है। तो हमने जाना कि क्रमित युग्म होते हैं, इसका क्या रोल है आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद होता है दूसरा पॉइंट, दो क्रमित युग्मों की समानता। दो क्रमित युग्मों की हमने बताया कि दो क्रमित युग्म की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी 2 क्रमित युग्म कब बराबर होते हैं। तो आप जान लीजिए कि यदि किसी भी 2 जो क्रमित युग्म है वो बराबर कब होंगे, यदि और केवल यदि, यहाँ लिखा गया है 2 क्रमित युग्म समान होते हैं। 2 क्रमित युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके प्रथम अवयव समान हो एवं द्वितीय अवयव भी क्या हो, समान हो। यदि आपका 2 ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म दिया हो, वह दोनों आपस में समान कब होंगे, सिर्फ और सिर्फ यदि उसका पहला अवयव उसके पहले अवयव के बराबर हो तथा दूसरा अवयव दूसरे वाले के बराबर हो, तो वह आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वह आपका क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा।
जैसे हम देखते हैं, अर्थात यह लिखा गया है कि ए बी, देखिए ए बी यहाँ एक क्रमित युग्म है, वह बराबर है किसके, सी डी के, जहां यहाँ दिखाया गया है कि ए बराबर सी तथा बी बराबर डी, अर्थात ए या किसके बराबर है, सी के बराबर है, और बी किसके बराबर है, डी के। जब बराबर है तो यह जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा वह आपका क्या होगा, समान होगा। इस पे एक प्रश्न पूछता है, वो देख लेते हैं प्रश्न कैसा होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, नीचे देखिएगा, जैसे x प्लस वाई कामा 1 बराबर है 3x माइनस वाई के, तो समान है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, चलिए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि पहले वाला जो क्रमित युग्म है उसका पहला वो क्या है, x प्लस वाई है, और बराबर है तो उसका पहला क्या है, 3 है, अर्थात x प्लस 3 बराबर हो, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 1, तथा दूसरा 1 है, उसका दूसरा क्या है, x माइनस वाई, अर्थात x माइनस वाई बराबर होगा 1 के समीकरण नंबर 2। अब यहां देखते हैं, तथा यहां लिख लेते हैं। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो आप x x मिलके हो जाएगा 2x, और ये जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 2, x का मान क्या आ गया, 2, तथा जब y का मान आप रखिएगा यहाँ, x का मान 2 रखिएगा यहाँ, जब 2 रखेंगे तो उधर पक्षांतर करेंगे तो 3 में से 2 घटेगा, 1 हो जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा 1। जब आप x और y का मान रखेंगे इसमें, तब देख लेंगे, जब x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे, जोड़ेंगे 3, जो कि 3 है, यहाँ x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1 रखना है, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो देखा कि आपका यहाँ हो गया क्रमित युग्म क्या होता है, उसमें जो निश्चित क्रम होते हैं, उसके बाद दो क्रमित युग्म कब आपस में समान होता है। क्रमित युग्म की समानता से अगर कोई प्रश्न बनता है तो प्रश्न भी हमने बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्तीय गुणन, तो आप इसे नोट करिए ताकि पढ़ा जाए आगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी हमने समुच्चय पढ़ा है पहले अध्याय में, हमें आज पढ़ना है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन। जो आपको उसके बारे में जान लेना है, उसे प्रश्न कैसे बनेंगे तो पहले जान लेते हैं। यहाँ आपको लिखा गया है, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त में समझते हैं यानी इम्पटी सेट, अर्थात इम्पटी सेट न हो, अरिक्त का मतलब होता है इम्पटी सेट न हो। ठीक, आगे समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो, तथा जो स्मॉल ए है कह रहा है कि जो उसके अवयव हो वह क्या हो, ए से संबंधित हो और बी से दूसरे वाले संबंधित हो, तो सभी संभव क्रमित युग्म पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि दो समुच्चय ए और बी है, उसमें जो संबंधित क्रमित युग्म है जितने संभव हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने संभव हैं क्रमित युग्म, आपको बताया गया है क्रमित युग्म ए बी से बने समुच्चय को ए बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। जहां ए बी जो आप देख रहे हैं वह आपके समुच्चय ए और बी के क्या हैं, अवयव हैं, उनके अवयव से जितने युग्म बन सकते हैं वही आपके कह रहा है कि कार्तीय गुणन कहलाता है। याद रखिएगा कि दो, पुनः एक बार समझ लीजिए, दो अरिक्त समुच्चय में क्या होता है कि जो उसके ए समुच्चय और बी हैं उसके जो अवयव होते हैं उनके जितने संभव क्रमित युग्म बन सकते हैं उसे ही हम कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इसे हम संकेत रूप में लिखते हैं ए क्रॉस बी। याद रखिएगा इसे ए क्रॉस बी। अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे ए क्रॉस बी तो आप जानिएगा कि हमें क्या करना है, कार्तीय गुणनफल ही ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको संकेत भाषा में लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए बी सच डैट ए एलिमेंट कैपिटल ए, स्मॉल बी एलिमेंट कैपिटल बी से संबंधित है। आप इतना जान गए तो आप जान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दे एक समुच्चय ए बराबर 1 2 तथा बी बराबर दे आपको
ए भी दे दिए, सारी यहाँ ए भी दे दे और ये दे दे सी डी। और इसका कार्तीय गुणन ज्ञात करिए। तो कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए इसका हम ज्ञात करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हम लिखते हैं कैसे, देखिएगा, ए बी क्रॉस सी डी। तो अब देखिए इसके जितने पेयर बन सकते हैं, देखिए यहाँ इसका मतलब ए क्रॉस बी का कभी भी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता, ये बताएंगे हम, क्योंकि ये क्रमित युग्म होते हैं। क्रमित युग्म का क्रम बदलने पर वह बराबर नहीं होता है। तो जो देखिए इसका जो होगा एक पेयर बनाएगा कैसे, या ए बनाएगा सी के साथ, तो उसको लिखेंगे क्या, ए सी। देखिए ऐसे लिख दिए। फिर ए बना सकता है किसके साथ पेयर, डी के साथ। क्यों, एक ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला समुच्चय होता है उसका जो अवयव होते हैं हमेशा क्रमित युग्म में वही पहले रहते हैं। तो देखिए पहला समुच्चय का जितने भी अवयव होंगे वह क्रमित युग्म में पहले अवयव का प्रतिनिधित्व करेगा। अब जानते हैं, तो ए है तो ए सी के साथ बनाएगा, ए डी के साथ बनाएगा, बन गया ए सी और ए डी। अब देखिए आगे जो दूसरा अवयव है वो भी बनाएगा अपना पेयर। तो दो बी सी और बी डी, यह देखिए यही आपका जो आया है, यही संभव क्या है आपका, सभी क्रमित युग्म है, इतने ही संभावना है और इन्हीं को हम कहते हैं ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे बी क्रॉस ए पूछे तो बी वाला जो समुच्चय होगा उसके सभी अवयव को प्रथम घटक माना जाएगा और ए वाले को द्वितीय घटक। जैसे इसमें देख रहे हैं ए क्रॉस ए में ए वाले जो सेट था उसके प्रत्येक अवयव को प्रथम घटक माना गया था। देखिए यहाँ ए और यहाँ बी बी, कभी भी उसके जो बाद वाला समुच्चय है उसको प्रथम घटक हमने नहीं माना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ा कि क्रमित युग्म क्या होते हैं, दो क्रमित युग्म की समानता क्या होती है, दो समुच्चयों की कार्तीय गुणन क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है जो इस चैप्टर का नाम है रिलेशन। क्या नाम है, तो अब हम डायरेक्ट आते हैं रिलेशन पर। तो आप इसे नोट करिए ताकि रिलेशन के बारे में बताया जाए। अब हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट आएंगे रिलेशन। रिलेशन है क्या जानते हैं, यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप रिलेशन पढ़ लेंगे क्लास 11 में, जैसे ही 12 में जाएंगे तो 12 का पहला ही चैप्टर है रिलेशन। तो रिलेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक। हमें उम्मीद है कि रिलेशन के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो बस आप बने रहिए एमएस टीम एजुकेशन के साथ। तो देखिए रिलेशन क्या है, तो याद रखिएगा, हमने जान गया है कि रिलेशन कई प्रकार के होते हैं। तो प्रकार हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले रिलेशन पढ़ते हैं। तो समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर, संबंध को आर से डिनोट करेंगे। यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। याद रखिएगा, यदि ए से बी में कोई संबंध है तो वह संबंध ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। और उप समुच्चय आपने सेट में पढ़ा है कि उप समुच्चय किसे कहते हैं, तो नहीं जानते हैं तो पूरा जान लीजिए। उप समुच्चय किसे कहते हैं, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार दिया हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल जाए तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से रिलेशन उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, अर्थात रिलेशन का जो आपका क्रमित युग्म होगा वह क्या होगा, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। याद रखिए, यदि ए से बी में संबंध पूछ रहा है तो वह ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। लेकिन यही पूछ दे बी से ए में, तो बी से ए में संबंध पूछे तो वह बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये बात याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा किसमें रिलेशन पूछ रहा है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर है तो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय यानी सबसेट होता है। इसे हम क्या लिखते हैं, तो देखिए लिखते हैं, देखिए यहाँ आर इज सबसेट, आर इज सबसेट, आर उप समुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। इसमें लिखा गया है कि जो आर है संबंध समुच्चय ए से बी में किसके लिए है, समुच्चय ए से बी में है, एक संबंध है। तो आगे इस पे सवाल कैसे पूछ सकता है, आप जान गए कि रिलेशन क्या होता है। पुनः एक बार जान लीजिए कि यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर है
तो वह संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जैसे ए आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर समुच्चय ए से बी में एक क्या है, संबंध है, आर ए से बी में एक संबंध है। तो एक सवाल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रश्न है ये, जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे दिया गया है सेट ए बराबर 1 2 3 और सेट बी बराबर दिया है 4 5। प्रश्न हो तो आपसे पूछ रहा है यहाँ प्रश्न रिलेशन, ध्यान रखिएगा, रिलेशन पूछ रहा है। जो रिलेशन क्या है, तो ए बी मतलब अवयव है। कह रहा है कि जहाँ देखिए जो बी है, माने ए मतलब उसका प्रथम अवयव और बी का मतलब उसका दूसरा अवयव। तो कह रहा है कि जो बी है वो ए से क्या है, 3 अधिक है। याद रखिएगा, हमें ऐसे ही पेयर लेना है जैसे बी वाला अवयव हो वो हमेशा क्या हो, बी से 3 अधिक हो, यानी बी हमेशा ए से 3 वाला ही अधिक चुनना है। कह रहा है कि फॉर, इसको बोलते हैं फॉर। ये संकेत किसका है मैथ में, फॉर ए एलिमेंट कैपिटल ए। जो कह रहा है कि जो यह ए होगा वह समुच्चय ए से संबंधित होगा और जो बी होगा वह क्या होगा, समुच्चय बी से संबंधित होगा। हमें ऐसे रिलेशन ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, पहले रिलेशन ज्ञात करने से पहले हम हमेशा कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो पहले यहाँ भी हम कार्तीय गुणन निकालेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन, तो हम कार्तीय गुणन निकालेंगे यानी ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपको पता है ए क्रॉस बी में हम क्या करते हैं कि उसके सारे संभव जो क्रमित युग्म होते हैं उसको निकालते हैं। देखिए इसका क्रमित युग्म क्या हो जाएगा, एक जो है ना 1 4 बनाएगा, 1 4 बना दिया, फिर बनाएगा 2 4 नहीं सॉरी 1 4 हो गया, फिर बनाएगा 1 5, एक ने 2 अपना पेयर बना लिया, 2 बनाएगा कैसे, तो 2 बनाएगा 2 4 और 2 5, ये भी बना लिया। अब ये होगा आपका 3 4 और 3 5, ये हमारा हो गया कार्तीय गुणन। लेकिन हमें निकालना है रिलेशन। अब चलते हैं रिलेशन के पास। तो ये देखिए, अब जो रिलेशन होगा यहाँ आर लिखेंगे। हमको पता है कि जो आर है, पहले यहाँ निकालेंगे आर बराबर। तो देखिए आर बराबर कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो बी वाला होगा वह ए से क्या होगा, 3 अधिक। तो जो आप निकाले हैं ए क्रॉस बी, उसमें ध्यान दीजिएगा, हमेशा बी वाला क्या है, ए से 3 अधिक है। यदि हम 1 लेते हैं, अगर हम 1 लेते हैं तो बी जो होगा वो क्या होगा, 4 अधिक होगा। तो हम इसमें से देख लेते हैं कि ए से 3 अधिक वाला कितने पेयर है इसमें से। देखिए 1 4 1 4 दिख रहा है ना, तो क्या ए वाले से बी वाला 3 अधिक है, बिल्कुल है, आप ये लेंगे। इसके बाद चलते हैं, यह देखिए आपका ए मन 1 है, बी वाला क्या ए से 3 अधिक है, नहीं 4 अधिक है, ये नहीं लिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं, यह हमारा ए है और ये बी है, क्या बी वाला ए से 3 अधिक है, नहीं है, ये भी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं, यह है 2 5, क्या बी वाला ए से 3 अधिक है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ एक जगह पर 2 है और ये बी वाला उससे 3 अधिक है, ये लिया जाएगा, यानी 2 5 लिया जाएगा। आगे चलते हैं, ये 4 है और 1 है, क्या बी वाला ए से 3 अधिक है, नहीं है, 1 ही अधिक है, गलत है, यहाँ ये भी अधिक नहीं है। तो इसका मतलब कि जो रिलेशन होगा वो सिर्फ क्या होगा, रिलेशन बराबर हो जाएगा 1 4 या 2 5। हम कह सकते हैं, अतः देख रहे हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि आर वाला जो अवयव मिला है वह इसी का तो है, यानी इसी का प्रत्येक अवयव उसमें मिल जाएगा क्रॉस बी में। तो इस तरह से हमने देखा कि रिलेशन कैसे निकलता है। तो आप जान गए रिलेशन के बारे में भी, तो रिलेशन देख लीजिए। अब हमें रिलेशन से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ना है, जैसे परिसर, प्रांत, परिसर होता है, रेंज होता है, ठीक ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आज हमारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, तो नोट करिए। तो हम लोग पढ़े रिलेशन। अब हमें रिलेशन से संबंधित 3 पॉइंट आता है, जिसमें डोमेन आता है यानी प्रांत आता है, परिसर आता है और यहाँ आता है आपका सहप्रांत यानी को डोमेन। तो इसे समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो उसमें जो आपका रिलेशन होता है, रिलेशन का जो प्रथम घटक होता है वह आपका प्रांत कहलाता है। याद रखिएगा
किसी भी रिलेशन का जो प्रथम घटक होगा उस रिलेशन का वह क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, तथा उसके द्वितीय घटक क्या कहलाएंगे, उसके परिसर कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आप जो यहाँ देख रहे हैं पहला पॉइंट है प्रांत, यानी संबंध आर को व्यक्त करने वाली सभी संभावित क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय आर का क्या कहलाता है, सप्रांत कहलाएगा। यानी जान गए कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन का जो प्रथम घटक होगा यानी प्रथम घटक के जितने भी अवयव होंगे वह आपके क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएगा। तथा अब उसके बाद आता है रेंज। रेंज क्या होता है, तो उस रिलेशन का जो दूसरे घटक होते हैं वह आपके कहलाते हैं क्या, आपका कहलाता है परिसर यानी रेंज। तो आप जान गए प्रांत क्या होता है, रिलेशन का प्रथम घटक होता है, और परिसर क्या होता है, किसी भी रिलेशन का जो द्वितीय घटक होते हैं वो आपके कहलाते हैं आपका परिसर। तो आप समझ गए प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। अब हमें पढ़ना है सप्रांत। तो सप्रांत क्या होता है, तो सप्रांत संपूर्ण समुच्चय भी, संपूर्ण समुच्चय भी संबंध आर का सप्रांत कहलाता है। याद रखिएगा कि जो समुच्चय भी होगा उसमें कोई रिलेशन से मतलब नहीं है। याद रखिएगा रिलेशन का प्रथम घटक कहलाता है आपका प्रांत, द्वितीय घटक कहलाता है परिसर। लेकिन जैसे ही सप्रांत पूछेगा तो सप्रांत जो होता है वह कभी भी आपका कोई इससे मतलब नहीं है रिलेशन से, वह बी का जितने भी अवयव होंगे वह आपके कहलाते हैं क्या, सप्रांत। यानी जो सप्रांत होता है, यानी कह सकते हैं कि जो परिसर होता है वह सप्रांत का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अब हम इस पे एक उदाहरण देख लेते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेट ए बराबर दिया है, सेट बी बराबर दे दिया है और इसका रिलेशन आर यहाँ पता है, यानी हमें रिलेशन नहीं ज्ञात करना है। तो इसमें पूछा है तो संबंध आर का प्रांत ज्ञात करिए। तो प्रांत देखिए क्या होगा, आर का प्रांत। तो आपको पता है कि जो प्रांत होता है वो क्या होता है, तो आपने यहाँ देखा कि जो आर को व्यक्त करने वाली सभी संभावित क्रमित युग्मों के प्रथम घटक, प्रथम घटक जो होगा वही आपके क्या कहलाता है, समुच्चय। कह रहा है कि प्रथम घटकों का समुच्चय आर प्रांत कहलाता है। तो देखिए इस रिलेशन का प्रथम घटक ये है, ये देखिए हमने चिन्हित कर दिया है प्रथम घटक को। लेकिन पता है आपको कि जो ये संबंध भी होता है वह एक प्रकार का समुच्चय ही होता है, और समुच्चय में एक ही अंक या एक ही अक्षर का पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो देखिए जो प्रथम घटक है यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो केवल एक ही 4 लिया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, यहाँ 5 है तो एक 5 लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ 6, ये अलग अलग हैं। यानी प्रथम घटक जो थे 2 बार 4 था तो एक ही बार लिखा जाएगा, 5 भी प्रथम घटक था, 6 भी प्रथम घटक था। तो आपने देखा कि जो आपका 5 4 5 6 आया वह आर का क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं परिसर। नीचे लिखिएगा आर का परिसर, परिसर हो जाएगा। आपको पता है कि परिसर क्या होते हैं, तो परिसर संबंध आर को व्यक्त करने वाली सभी संभावित क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का क्या कहलाता है, परिसर। यानी द्वितीय घटक, देखिए इसमें द्वितीय घटक क्या है, एक्स है। द्वितीय घटक क्या है, एक्स जेड वाई एक्स, यानी एक्स 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद वाई लिखा जाएगा, उसके बाद जेड लिखा जाएगा। इस तरह से हमारा प्राप्त हो गया क्या, प्रांत और परिसर। तो हमने देखा कि प्रांत और परिसर क्या था। तो हमने इस वीडियो में क्या कंप्लीट किया, जो हमारा चैप्टर है रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हमने क्रमित युग्म पढ़ा, क्रमित युग्मों का समानता पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा, जो हमारा चैप्टर है। रिलेशन में 3 पॉइंट होते हैं, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इसके बारे में पढ़ा। तो इतने थ्योरेटिकल अगर हम लोग पढ़ लें तो हमें उम्मीद है कि जो जितने भी आपके क्लास 11 का एक्सरसाइज रिलेशन में आएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो एक बार में समझ में न आए तो उसे आप दोबारा देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो इस रिलेशन से संबंधित एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो घर बैठे विद्यार्थी हैं वह उनका पढ़ाई नुकसान न हो, और एमएस टीम एजुकेशन हर सब्जेक्ट सही समय पर उनके लिए वीडियो अपलोड करती रहेगी। बस आप एमएस टीम एजुकेशन के साथ
बने रहें। आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें लगे कि हमें क्या सुधारना है। आपको अगर जो वीडियो है अगर अच्छी ना दिखे तो आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो वीडियो आपको अच्छी दिखेगी। जैसे कि MS टीम हमेशा आपको ये याद दिला रही है कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोग लाइव क्लास चलाएंगे, तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, तभी लाइव क्लास चलेगा। तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको MS टीम एजुकेशन जो शिक्षण करा रही है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।